उसमें एक क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ डॉट, जैसे एज फॉर एग्जांपल एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन है, कोई भी लाइन है और एक कोई पॉइंट गिवन है, ठीक है, पॉइंट पी गिवन है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1, 2, ये 3 है, ठीक है। और ये लाइन गुजर रहा है, दिस इज मान लेते हैं 0, -1, 1 से, और एक पॉइंट है दिस इज 1, 0, 2 से गुजर रहा है, इस टाइप से। अब अगर बोल दिया जाए कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्वेश्चन ये है, दिस इज ए प्रॉब्लम। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन दिस लाइन, मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाता है या इमेज पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। दो टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें। पूछा जाएगा या तो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन ए बी, ऑन लाइन ए बी, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें यही बन जाता है, ऑल्सो फाइंड द इमेज, ऑल्सो फाइंड द इमेज, ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट पी इन लाइन ए बी, इन लाइन ए बी लाइन में इसका इमेज भी पूछ लिया जाता कई बार, ठीक है। तो क्या होगा इसको, हाउ टू फाइंड दिस, हाउ टू कैलकुलेट दिस। कुछ आइडिया जनरेट हो रहा है दिमाग में, कुछ कैसे क्या करना चाहिए, हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम। तो देखिए बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे अभी आप लोग को एक्चुअली सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व हम ही करेंगे, बाकी आपके लिए क्वेश्चन सीट बुकलेट में मिलेंगे। टाइम कम रहता है, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत सारा है, दैट्स वाई आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये ए है, बी है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ 0, 1, 2, और ये पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी है 1, 2 है, 1, 2, 3। अब यहाँ से अगर बात करें इस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, मान लेते हैं पॉइंट एम है ये। तो इस पॉइंट एम जो है, दिस पॉइंट एम लाई ऑन द लाइन ए बी एंड ऑल्सो ऑन द लाइन पी एम। तो हम ये बोल रहे हैं पहले ए बी का वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, पहले सभी लोग ये बताइए हमें कि वी कैन राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी और नॉट। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी, सॉल्यूशन अब कर रहा हूँ मैं। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी के बारे में हम पूछ रहे हैं सभी से, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ए बी का वेक्टर इक्वेशन, वी कैन राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी और नॉट। तो पहले ए बी के पैरेलल वेक्टर बताइए, ए बी वेक्टर क्या होगा हमें, सभी लोग ए बी वेक्टर क्या होगा बताइए, घटा लीजिए दोनों को। तो हाँ, आई प्लस ऑफ जे प्लस ऑफ के, बिल्कुल, वेरी गुड। अब यहाँ से अब हम बोल रहे हैं कि इक्वेशन अगर लिखेंगे तो सर वेक्टर आर इक्वल टू किसी भी एक पॉइंट को यूज करेंगे, 0 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस इज आई कैप प्लस ऑफ जे कैप एंड प्लस ऑफ के कैप। ओके फाइन। नाउ अब इसमें अगर बात करें, समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग, इस पे वेरिएबल पॉइंट अगर चूज करें तो वेरिएबल पॉइंट क्या होगा, वेरिएबल पॉइंट तो किसी न किसी लैम्डा के लिए पॉइंट एम भी मिलेगा। तो 0 प्लस लैम्डा और फिर -1 प्लस ऑफ लैम्डा एंड दिस इज 1 प्लस ऑफ व्हाट, 1 प्लस ऑफ लैम्डा। तो किसी न किसी लैम्डा, अब वो लैम्डा निकालना है जिसके लिए पॉइंट एम मिल जाए। अब हम बोल रहे हैं अब क्या रिलेशन यूज करेंगे, परपेंडिकुलर का कंडीशन अभी तक हमने यूज नहीं किया है। तो ये बताइए सभी लोग हमें कॉमन सेंस से, क्या पीएम वेक्टर लिख सकते हैं क्या, पीएम वेक्टर। हम लोग पॉइंट पी पता है, पॉइंट पी के पता है 1, 2, 3। तो पॉइंट पीएम वेक्टर क्या होगा, व्हाट इज पीएम वेक्टर, सभी लोग घटा लीजिए खटाक से। लैम्डा माइनस ऑफ 1 आई कैप और फिर दिस इज लैम्डा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2, दिस इज जे कैप, फिर नेक्स्ट लैम्डा प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 के कैप। सही है। तो ये हो जाएगा दिस इज लैम्डा माइनस ऑफ 1 आई कैप प्लस ये लैम्डा माइनस ऑफ 3 जे कैप और फिर क्या होगा लैम्डा माइनस ऑफ 2 के कैप। होगा कि नहीं होगा। तो पीएम वेक्टर आ गया। अब हम बोल रहे पीएम वेक्टर और ए बी वेक्टर क्या है, पीएम और ए बी परपेंडिकुलर है।
तो पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसका मतलब पी एम के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा और ए बी के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा, क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए? इसका डॉट जीरो होना चाहिए, इसका डॉट इक्वल टू जीरो। तो बताइए कंडीशन क्या आएगा निकल के, व्हाट विल बी द कंडीशन? डॉट जीरो करिए, लैम्डा माइनस वन प्लस दिस इज लैम्डा माइनस थ्री प्लस दिस इज लैम्डा माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा लैम्डा लैम्डा, दिस इज थ्री लैम्डा और थ्री लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? सिक्स आ गया ना इधर। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? टू आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू टू जो निकल के आया है, क्या हम कहाँ पे रख सकते हैं बताइए सभी लोग? लैम्डा का वैल्यू टू इसमें रखना होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना एम में, तो पॉइंट एम मिल जाएगा हमें। तो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट बोल दे तो सर 2, 1, 3। फाइन, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें दूसरा पार्ट जो था इमेज का, सेकंड पार्ट इमेज निकालना तो अब आसान है। सेकंड पार्ट इमेज पूछा था ना, तो इमेज निकालने के लिए भी यही काम करना होता था। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं पॉइंट पी पता है अपने को। पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी बताइए। 1, 2, 3 है, ठीक है। दिस इज 1, 2, 3 एंड दिस इज पॉइंट एम, परपेंडिकुलर एम पता है सर 2, 1, 3 है। तो हम बोले उतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी डैश चाहिए। मान लेते इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो क्या हम एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के? सर पॉइंट एम विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, ठीक है ना। पी पी डैश का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो हो गया कहानी खत्म। क्या समझ में आ रहा? कुछ हो गया ना। तो बताइए x प्लस ऑफ 1/2 इक्वल टू कितना होगा? 2। फिर y प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 एंड z प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। तो बताइए यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 4 - 1, दिस इज 3, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो इमेज आ गया p डैश इक्वल टू कितना आ गया? 3, 0, 3। तो यही एक प्रोसेस है, इसमें कोई इमेज का लाइन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना यहाँ पे। तो यही प्रोसेस है। लाइन में कभी भी इमेज पूछा जाए किसी पॉइंट का, तो यू हैव टू अप्लाई ओनली दिस कंडीशन। समझ में आ रहा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछ लिया जाता तो पूछ लेता कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन ए बी, तो उसके लिए भी यही काम करना होता। अगर पूछा जाता फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए बी, तो फिर भी हमें यही काम करना होता। बात समझ में आई कि नहीं? ए बी लाइन से तो पी एम वैक्टर पता है अब हमें। सर पी एम वैक्टर निकाल लेंगे, तो पी एम वैक्टर क्या हो जाएगा? घटाइए फटाफट। आई माइनस ऑफ जे प्लस 0 के कैप, सही है। तो पी एम वैक्टर आ गया, तो इसका लेंथ निकाल लेंगे तो वही परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 0, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 विल बी द आंसर। कोई समस्या? इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो ये सब तो छोटी छोटी बातें हो गई। सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे और भी बन सकते, कुछ भी बन सकते, एरिया पूछ सकता है, ये वो कोऑर्डिनेट मेन निकालना है। कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट हो गया तो फिर तो हम क्या है, जो मन करेगा वो निकाल लेंगे। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या ही नहीं है कि नहीं? चलिए, अब जैसे परपेंडिकुलर का और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, उससे भी पहले हम एक चीज़ और, डॉट का एप्लीकेशन से भी पहले एक थ्योरम के बारे में हम चर्चा करेंगे। थ्योरम इन प्लेन, थ्योरम इन ए प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम इन प्लेन ये बोलता है कि कोई भी अगर
तीन वेक्टर कोप्लेनर है, तो किसी भी तीसरे वेक्टर को बाकी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर लिखा जा सकता है। ठीक है, ये है इसका थ्योरम। एनी वेक्टर आर कोप्लेनर विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी can be written as the linear combination of vector a and vector b। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड एक चीज ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी शुड बी नॉन कोलिनियर, आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये बहुत आसान है समझना, कोई बहुत सिंपल नहीं, बहुत सिंपल है, कोई टफ काम नहीं है। कि जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये मान लीजिए वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलके दोनों नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है, तो कोई ना कोई एक प्लेन डिटरमाइन करेगा। भाई किसी न किसी प्लेन पे एक एज्यूम कर सकते हैं ना कि दोनों वेक्टर लाई कर रहा है। बात समझ में आई? अब हम ये बोल रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स वेक्टर ए प्लस ऑफ वाई वेक्टर बी लिखा जा सकता है, किसी भी वेक्टर को जो इसके प्लेन में है। ये जो एक प्लेन दिख रहा है ना, इसमें हम किसी भी वेक्टर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लिख सकते हैं, और एक्स और वाई का वैल्यू सबके लिए बस अलग अलग होगा। क्यों ऐसा होगा? अरे जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक्स वेक्टर से एक्स से इस स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, उसका लेंथ, वेक्टर का लेंथ ही तो बदलता है। जैसे अगर हम बोल दें कि एक्स वेक्टर क्या होगा, एक्स ए वेक्टर, तो सर इसी डायरेक्शन में वही रहेगा, थोड़ा सा लंबाई हो सकता है बढ़ जाए इसका, एक्स भी या घट जाए, वो एक्स का वैल्यू पे डिपेंड करेगा, एक्स ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। अब मान लो वाई भी वेक्टर ये है, ठीक है, दिस इज वाई भी वेक्टर। अब यहाँ से दोनों से पैरेललोग्राम एक बनाइए, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इधर कहीं आएगा, तो ये वेक्टर क्या होगा, एक्स ए वेक्टर प्लस ऑफ वाई भी वेक्टर होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यू के लिए सारे वेक्टर को ये रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। अब हम कह रहे हैं ज़रा सा लेंथ चेंज कर दीजिए, हल्का सा, किसी का भी। अब हम बोल रहे हैं कि एक्स का वैल्यू इतना ही रहने दीजिए और इसका लंबाई ये कर दीजिए, तो अब पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये दे देगा। तो इसी प्रकार से एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यू के लिए ढेर सारे कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है ये। हम बोले मान लीजिए एक्स का वैल्यू निगेटिव ले लें, तो एक्स का वैल्यू अगर निगेटिव ले लेंगे तो भैया इधर इसका डायरेक्शन पलट जाएगा। अब पैरेललोग्राम क्या बनेगा, सबको ज्वाइन करने से ये बन जाएगा पैरेललोग्राम, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स और वाई के अलग अलग वैल्यू के लिए ये पूरे प्लेन को डिटरमाइन कर सकता है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड द थ्योरम इन प्लेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। कई सारी चीज़ें इससे निकल के आती है। अभी एक फिजिक्स का भी लॉ बात करेंगे हम, उसको भी प्रूव करके बताएंगे। फिजिक्स का लॉ रिफ्लेक्शन वाला लॉ याद है? अच्छा, फिजिक्स में जो रिफ्लेक्शन का लॉ होता है, व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें 2 स्टेटमेंट होता है। बताइए, आप बताइए दिव्या जी, आप तो फिजिक्स भी पढ़ते हैं ना। हाँ, तो क्या होता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? ये तो क्लास 10th का भी बच्चा कोई भी बता सकता है। दिस इज ए जनरल क्वेश्चन। इक्वल होते हैं, ठीक है, और एक ही प्लेन में होता है। ये इसका मतलब समझ में आया कभी कि एक ही प्लेन में क्या कह रहा है चीज़ें। अब हम यहाँ पे विजुलाइज नहीं करा सकते चीज़ों को, नहीं तो हम दिखाते करके कि एक्चुअली समझिए बात क्या है। कि एक ही प्लेन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यही है अपना कंप्यूटर का जो स्क्रीन दिख रहा है, दिस इज़ ए प्लेन। तो अगर लाइट जो है ना, लाइट अगर ऐसे आएगा
नॉर्मल इसका ऐसे, तो उसी प्लेन में ही लाइट जाएगा, ना कि आपकी तरफ आएगा निकल के, ना तो वो हवा में नहीं निकल के आएगा। इसका ये मतलब है, दिस इज बहुत, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जनरली ये यूज़ नहीं किया, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फॉर कॉन्सेप्चुअल पर्पस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए खैर, एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एज फॉर एग्जांपल एक सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, ठीक है। सेमी सर्कल में हम बोल देते हैं कि ये पॉइंट वेक्टर ए है, ये दिस इज ए रेफरेंस पॉइंट, ये पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, और देर इज ए पॉइंट सी, एक पॉइंट सी है इस पे, जो इसको क्या कर रहा है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस सेमी सर्कल को। यू हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सी इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर में कैलकुलेट करना, और ये एंगल 90 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। चाहे ऐसे पूछ देते कुछ भी कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर, किसी एक का भी पूछ सकते हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोल देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी in terms of वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, इसके टर्म्स में निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर ये सेमी सर्कल है, कॉमन सेंस से बताइए सभी लोग, इफ दिस इज ए सेमी सर्कल, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सर ये तीनों वेक्टर, अगर ये रेफरेंस है तो दिस वेक्टर और ये वाला वेक्टर, क्या तीनों एक ही प्लेन में होंगे? अरे सर्कल एक प्लेनर फिगर होता है कि नहीं? एक ही प्लेन वाला फिगर होता है ना, एक ही प्लेन में होता है वो। तो ये तीन वेक्टर भी एक ही प्लेन में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर सी एंड वेक्टर बी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अगर ये कोप्लेनर वेक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इन प्लेन ये बोला जा रहा है कि किसी भी एक वेक्टर को बाकी अदर दो के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं हम। इसका मतलब वेक्टर बी जो हमें फाइंड करना है, इट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर सी। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब हमारा मेन काम है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। एक्स और वाई का वैल्यू अगर निकल जाए तो काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो उसके लिए सर हम कंडीशंस यूज करेंगे। ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लेंगे डॉट विथ वेक्टर ए ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई टाइम्स ऑफ दिस इज ए डॉट सी। होगा कि नहीं? ओके फाइन। ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो सर ये तो 0 हो जाएगा। एक्स वेक्टर ए का स्क्वायर क्या होगा? अगर इसका रेडियस बोल देते हैं ये आर है सर, ये भी आर हो जाएगा, ये भी रेडियस आर के इक्वल। अच्छा ये बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा अगर रेशियो 1:2 है तो? अरे टोटल एंगल अगर 90 है तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल 2x हो जाएगा। तो सर 3x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 30 हो गया। तो इसका मतलब सर ये जो एंगल है, ये एक एंगल 30 हो जाए, ये एंगल 30 हो जाएगा, और दूसरा एंगल जो है बाकी क्या हो जाएगा? एक एंगल 30 तो दूसरा एंगल सर 60 होगा। कोई समस्या नहीं है। तो एक 30 है, दूसरा 60 है, तो 30 और 60 का रेशियो है, तो ठीक है, सबके बीच का एंगल पता है। तो 0 वेक्टर ए का स्क्वायर एक्स ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? दिस इज एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी, ये भी मॉडुलस तो दोनों का आर और आर होगा। और ए और सी के बीच का एंगल कितना है जी? वेक्टर ए और वेक्टर सी का एंगल कितना है सर? 30 है। तो 30 है तो कॉस ऑफ 30 हो जाएगा ना ये। तो सर ये कॉस 30 हो जाएगा। अब आर को तो बाहर निकाल के आप फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? दिस इज एक्स ऑफ आर स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो सर एक्स प्लस ऑफ वाई √3/2 सही है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो 2x प्लस ऑफ वाई √3, दिस इज इक्वल टू 0।
ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट, अगर इसमें अगर डॉट ले ले, इसी में समझिए, इसमें अगर डॉट ले ले तो डॉट विथ वेक्टर बी अगर ले ले, डॉट विथ वेक्टर बी किसी अदर वेक्टर के साथ लेना पड़ेगा तो एक और इक्वेशन मिलेगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए डॉट बी आएगा, आएगा ना, और प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी डॉट सी आएगा। सही है कि नहीं आएगा? तो b का स्क्वायर ये आ जाएगा, a डॉट बी, ए और b के बीच का एंगल सर 90 है तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और प्लस y टाइम्स ऑफ b डॉट सी, तो y मॉड ऑफ वेक्टर b इज r, और b और c के बीच का एंगल कितना है, b और c 60 है, तो ये हो जाएगा cos 60 हो जाएगा, cos 60 इज 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? तो r स्क्वायर कट गया, तो y का वैल्यू यहाँ से तो निकल आया, y का वैल्यू से 2 आएगा निकल के। सही है, देख लीजिए कैलकुलेशन। अब y का वैल्यू 2 उठा के हम यहाँ पे रखने वाले इसमें, तो यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू भी आएगा 2x प्लस ऑफ क्या आएगा, y का वैल्यू 2√3, दिस इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ √3 आएगा। तो x का वैल्यू माइनस ऑफ √3 आ गया ना, तो x का वैल्यू माइनस √3 यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, और y का वैल्यू कितना है, 2 है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा आंसर, वेक्टर b इक्वल टू एक्स का वैल्यू है माइनस √3, तो दिस इज माइनस ऑफ √3 वेक्टर a और प्लस ऑफ y वेक्टर c, तो y इक्वल टू 2 है, तो दिस इज 2 वेक्टर c, दिस इज द आंसर। कोई समस्या? तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी पे अगर बात करते, चर्चा करें दूसरा क्वेश्चन जो है, मैं बात करता हूँ, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर चर्चा करें कि मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आया इस पे, और ये मान लेते हैं इसका ये नॉर्मल वेक्टर है। समझिएगा ध्यान से, इसमें क्वेश्चन आने वाला है अभी, फिजिक्स में बहुत लोग याद करते हैं इसको। दिस इज नॉर्मल वेक्टर है, और ये मान लीजिए ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज, ये सही नहीं दिख रहा, ये है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे के मान लीजिए अलॉन्ग वेक्टर दिया E1 कैप, नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया है, और मान लेते हैं नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर n कैप है, तो और ये रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर दिस इज E2 कैप है, ठीक है। तो नाउ यू, अब ये तो पता ही होगा ना कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं भाई, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ओके फाइन। अब हमें ये अगर बोल दिया जाए कि फाइंड E2 वेक्टर, फाइंड E2 कैप इन टर्म्स ऑफ E1 कैप एंड n कैप, निकाल सकते हैं क्या आप लोग? अप्रोच दिस प्रॉब्लम, पहले ये बताइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सब चीज़ें क्लियर हुई। E1 कैप, n कैप और E2 कैप क्या तीनों एक ही प्लेन में होंगे? ओके, अरे बात समझ में आ रही है ना, तीनों एक ही प्लेन में, तो थ्योरम इन प्लेन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इन प्लेन सर E2 वेक्टर को, E2 कैप को, एक वेक्टर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x वेक्टर E1 प्लस ऑफ y वेक्टर n कैप, x और y यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, दीज आर स्केलर्स, मतलब कुछ आएगा जो भी वैल्यू आएगा। अब मेरा मेन काम है कि सर यहाँ पे x और y का वैल्यू निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट x वैल्यू ऑफ x एंड y, दिस इज इम्पोर्टेंट हियर। समझ में आ रहा है किसी को? तो वही काम करेंगे हम, डॉट डॉट खेलेंगे। तो डॉट विथ किसी के साथ लीजिए एक बार, डॉट विथ किसके साथ लेना है, एन कैप के साथ लीजिए। तो एन कैप के साथ अगर डॉट लेंगे तो क्या आएगा जी बताइए सर, E2 डॉट विथ एन कैप आएगा इक्वल टू यहाँ पे x E1 कैप डॉट विथ एन कैप आएगा। नाउ प्लस दिस इज y, एन कैप के साथ डॉट लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर दैट इज 1। अब हमें ये बताइए सबसे पहले कि E2 कैप और एन कैप के बीच में एंगल क्या होगा। यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए सभी लोग, E2 कैप और एन कैप के बीच में एंगल कितना है सर, दोनों टेल टू टेल है ना, तो एंगल थीटा है। तो दो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल थीटा और दोनों का डॉट लेते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आ जाएगा। तो सर यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू एक्स,
E1 कैप और N कैप के बीच में एंगल कितना है? सर ये नहीं पता मुझे, थीटा नहीं है, यही तो समझना है यहाँ पे। अब वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं जी? सर यहाँ पे ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, समझ में आ रहा है ना? तो इस वेक्टर को हमें आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो ये आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये वेक्टर ऐसे जाएगा आगे। अब इस दोनों के बीच में ये एंगल निकलेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो दिस विल बी कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ थीटा प्लस ऑफ वाई। कुछ समझ में नहीं आया क्या समझ में? तो दिस इज कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कॉस थीटा प्लस ऑफ वाई। दिस इज वन ऑफ द रिलेशन। हमें एक रिलेशन से तो काम चलेगा नहीं, तो इसमें और किसी के साथ एक बार डॉट लेना पड़ेगा। किसके साथ डॉट ले बताइए? किसी के साथ ले लेंगे हम, जिससे इच्छा करेगा। डॉट विथ किससे? E1 कैप, E1 कैप या E2 कैप, किसी से भी लेना ही पड़ेगा। तो E1 कैप लेंगे तो E2 कैप डॉट विथ E1 कैप इक्वल टू दिस इज x प्लस ऑफ वाई E1 कैप डॉट विथ N कैप। फाइन। अब यहाँ से E2 कैप डॉट विथ E1 कैप, E2 और E1 में कितना एंगल है जी बताइए? E2 और E1 में अगर ये एंगल से 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल, अरे अगर 2 थीटा है तो ये वाला एंगल पाई माइनस 2 थीटा होगा ना? हाँ, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ वाई E1 कैप डॉट विथ एन कैप। E1 कैप और N कैप के बीच में एंगल कितना है? थीटा की पाई माइनस थीटा है? सर पाई माइनस थीटा है, तो y टाइम्स दिस इज कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ थीटा आएगा। सही है। अब यहाँ से माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ वाई कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। सही है। अब ये दो रिलेशन आए, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड रिलेशन। अब इस दोनों रिलेशन से हमें x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट दैट क्वांटिटी, कैसे निकालेंगे? ये समझ में आ रहा है किसी को? तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। तो सर ऐसा करते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स कॉस थीटा है और यहाँ प्लस वाई है, तो ऐसा करते हैं इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? कॉस थीटा से। फर्स्ट इंटू कॉस थीटा करते हैं, तो फर्स्ट इंटू कॉस थीटा करेंगे तो बताइए क्या आएगा निकल के? आप ही लोग बताइए फटाफट। सर ये इधर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा माइनस ऑफ एक्स, फिर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ वाई कॉस थीटा। सही है। अब दूसरा वाला जो है प्लस सेकंड कर दें, तो सेकंड वाला ऐड करेंगे तो सर ये माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ वाई कॉस थीटा। सही है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देखते रहिए कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। ये और ये से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे जो आया ये आ गया सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। अब ये कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो सर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। तो ये और ये कट गया, तो x का जो वैल्यू है कितना आ गया बताइए? सर x इक्वल टू 1 आ गया। सही है। तो x का वैल्यू 1 आ गया तो कहीं पे भी उठा के रख लीजिए, पुट इन 1 फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन सिंपल था। तो पुट इन फर्स्ट अगर कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ वाई आ जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा आ जाएगा। सही है। तो रख दीजिए x और y दोनों का वैल्यू, x और y दोनों का वैल्यू रख देंगे, तो ये E2 कैप विल बी इक्वल टू x का वैल्यू 1 मतलब E1 वेक्टर माइनस ऑफ दिस इज 2 कॉस थीटा इंटू एन कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का जो वैल्यू है ना, ये दिस कॉस थीटा वैल्यू कैन बी रिप्लेस हो सकता है। किससे रिप्लेस करेंगे? E1 कैप डॉट विथ एन कैप से। अरे समझ में आ रहा कुछ? पूछा जाएगा आप लोग से, क्लियर है? तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है।
कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि व्हाट हाउ द थ्योरम इज अप्लाइड हेयर। थ्योरम को सीखना आपका मेन, स्टेटमेंट भी आपके लिए याद रहेगा तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। बाकी और भी कई सारी चीज़ों को आगे समझने में हेल्प करेगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे छोटा सा क्वेश्चन कि इफ इन ए quadrilateral diagonals bisect each other at 90 degree, then prove that quadrilateral is rhombus. Quadrilateral रोम्बस होगा। आप लोगों को सिंपल काम है, तो कैसे हाउ टू अप्लाई दिस कंडीशन वो सीखना है आप लोगों को, मेन काम ये चीज़ है। हमने क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा, और एंगल भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये पूछा जा रहा है, ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा, दिस क्वाड्रिलेटरल को अगर ज्वाइन किया जाएगा तो दिस इज रोम्बस, यही ना पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हमें वेक्टर कैसे वेक्टर खेलना है। तो सर वेक्टर खेलने के लिए तो सर पोजीशन वेक्टर से ही डील करना होगा। तो एक को हम ना चूज कर लेते हैं, दिस इज ए रेफरेंस पॉइंट, एक को हम रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। एक को रेफरेंस पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बी है और इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर क्या है, डी है। समझ में आया? अभी हमें ये नहीं पता और इसको बोल देते इसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में ये वेक्टर सी। अभी मत बना दीजिए कि बी प्लस डी हो जाएगा, तो बी प्लस डी कर ही देंगे तो पहले हम मान लिए कि रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ में आ रही है? अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या कंडीशन गिवन है वो हम यूज करते हैं। डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले पहला कंडीशन अप्लाई करते हैं, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है निकल के। तो फर्स्ट कंडीशन मतलब अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट दोनों से सेम आना चाहिए, तो वेक्टर c/2 इज इक्वल टू b प्लस d/2 आना चाहिए। तो 2 से 2 कट गया तो वेक्टर c इक्वल टू क्या आ गया, b प्लस डी। इसका क्या मतलब है, इसका एक मतलब तो निकल गया है सर, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ABCD इज पैरेललोग्राम है, तभी ना ये AC वेक्टर B प्लस डी वेक्टर के बराबर आ रहा है। हेलो, सबको समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो, नाउ सेकेंड कंडीशन क्या दिया है। सेकेंड कंडीशन ये बताइए कॉमन सेंस से, अब पैरेललोग्राम तो प्रूव हो चुका है, तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि सर अगर साइड लेंथ बराबर हो जाए, AD और बराबर AB हो जाए, AD इक्वल टू AB अगर हो जाए, तो इसका मतलब दैट पैरेललोग्राम इज रोम्बस। तो सेकंड कंडीशन क्या है, 90 डिग्री पे भी कट कर रहा था, तो सर 90 डिग्री पे कट कर रहा है, इसका मतलब AC वेक्टर डॉट विथ क्या, BD वेक्टर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अरे समझ में आ रहा है ना? तो सर AC वेक्टर क्या है यहाँ पे, AC वेक्टर C है, और BD वेक्टर क्या है, BD वेक्टर लीजिए वेक्टर D माइनस वेक्टर B है, और C वेक्टर को क्या हम B प्लस डी वेक्टर यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से ऊपर से। तो यहाँ ऊपर से लिखिए दिस इज D प्लस B वेक्टर, चाहे B प्लस डी एक ही बात है, D माइनस और B वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। अब A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डॉट जैसा फीलिंग है, तो इसका सीधा सीधा मतलब वेक्टर D स्क्वायर माइनस ऑफ वेक्टर B स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर D इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B। इसका मतलब सर AD इज इक्वल टू AB। तो AD इक्वल टू AB का क्या मतलब है सर, दिस इज ए रोम्बस। समझ में आ गया?
अच्छा, ये कभी बचपन में नाइन्थ में सब ये सब बचपन वाला थ्योरम सब है, उसी को वेक्टर के हेल्प से हम प्रूव कर रहे हैं। मतलब देख रहे हैं ना यार, चीज़ें सीख रहे हैं, नया चीज़, तो उसका एप्लीकेशन भी तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अच्छा, एक बचपन में एक और चीज़ पढ़े होंगे कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, देखिए वेक्टर से एक लाइन में होगा। मतलब अगर कोई सेमी सर्कल बना दिया जाए तो डायमीटर को मान के अगर कोई भी ट्रायंगल इसमें बनाते हैं, अगर अगर ये ट्रायंगल बना दिया तो इतना तो पता है कि ये जो एंगल होता है हमेशा 90 होता है। अच्छा, बचपन में कैसे प्रूव करते हैं, हाउ हाउ दिस इज प्रूव्ड? सर वो हमें नहीं पता कैसे प्रूव होता है। लगन, तो उससे कहाँ होगा? आर्क वार्क, अच्छा 180 है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये 180 का हाफ, ये वाला ठीक है, सही है। चलिए, वो तो सही है। अब यहाँ से अगर बात करते हैं हम, इसको ओरिजिन को अगर मान लीजिए वो को सेंटर को रेफरेंस पॉइंट बना ले, इसके रिस्पेक्ट में क्या सबका पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं? पहले ये बताइए। सर, इसका पोजीशन वेक्टर अगर ए है तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए लिख दें? नहीं समझ में आया। लिख दें, क्यों क्यों माइनस ए लिख दिया? अब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर सी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम बीसी का बीसी वेक्टर क्या होगा बताइए? सर, बीसी वेक्टर वेक्टर सी प्लस ए, और एसी वेक्टर क्या होगा? एसी वेक्टर, सर वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। नाउ बीसी वेक्टर डॉट विथ एसी वेक्टर अगर करेंगे तो क्या आएगा? सी प्लस ए वेक्टर डॉट विथ व्हाट? वेक्टर सी माइनस ए। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। दोनों का वैल्यू आर आर के इक्वल है। दिस इज आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। आया कि नहीं? तो ये जीरो है तो खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो एंगल कितना होगा? परपेंडिकुलर 90। तो हो गया ना वेक्टर के एप्लीकेशन से भी ये चीज़ें। तो 90 वाला कंडीशन जहाँ पे भी होगा। अच्छा, एक और एप्लीकेशन देखिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ जो जो हमें याद आते जा रहा है। जहाँ 90 चाहे डॉट वॉट का और भी फर्दर ये सब एप्लीकेशन है। कोसाइन कोसाइन फॉर्मूला जो होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, चाहे कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कभी देखे अपने जीवन में? अरे देखे तो होंगे ही सभी लोग, कि नहीं देखे हैं? देखे हैं ना सभी लोग। यहाँ पे हम बोल देते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है 2D है, ठीक है। ये एंगल बोल देते हैं अल्फा है सर, और कुछ भी ले लेते हैं। और एक वेक्टर ये जो एंगल है, ये एंगल है इधर, बोल देते हैं बीटा है, ठीक है। तो सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल काम रहेगा। ये मान लेते हैं इसका लेंथ ए है, तो दोनों कंपोनेंट में ब्रेक करिए दोनों का। अरे ये मान लेते पॉइंट ए है और ये मान लेते पॉइंट बी है, ठीक है जी। लेंथ दोनों का सेम रखे हैं, मान लिया आर आर के बराबर है, सिंपल आर आर के इक्वल है। तो हम बोल रहे हैं ओ ए वैक्टर लिख सकते हैं क्या हम? ओ ए वैक्टर बताइए, ओ ए वैक्टर क्या आएगा? अरे बताओ देवता लोग, ओ ए वैक्टर क्या आएगा? ओ ए वैक्टर आ जाएगा सर आर कॉस अल्फा आई कैप, वैक्टर लिख रहे हैं ना, आर साइन अल्फा जे कैप होगा। कोई समस्या है किसी को? नहीं है। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है ओ भी वेक्टर क्या लिखेंगे बताइए? आर कॉस अल्फा आई कैप और कॉस बीटा, और ये आर साइन ऑफ बीटा। नीचे की तरफ जे, ये अगर ऊपर जे कैप है तो नीचे क्या होगा? माइनस जे कैप, तो आर साइन बीटा जे कैप, ठीक है। नाउ ओ ए डॉट ओ बी करते हैं, ओ ए डॉट ओ बी। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आर से आर आर स्क्वायर हो जाएगा,
तो ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और माइनस इधर क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा, आर स्क्वायर बाहर है। अच्छा, ओ ए वैक्टर और ओ बी वैक्टर के बीच का एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल सर अल्फा प्लस बीटा। अब डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से एक्सपेंड करिए इसको, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैग्नीट्यूड आर और आर, सर ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। कुछ समझ में आया, क्या निकल के आ गया, अरे आर स्क्वायर कट गया ना, तो क्या फॉर्मूला प्रूव हो गया ये। तो डॉट प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है ये, देख रहे हैं, एक ही लाइन में प्रूव कर दिया, खत्म कर दिया। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ गया ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बहुत सारा चीज है। कोसाइन रूल याद है सभी को, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, नहीं याद है, कोसाइन लॉ देखिए एक ही लाइन में प्रूव कर देगा ये। भाई एक ट्रायंगल है जिसमें वेक्टर वेक्टर खेलिए, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है ये वेक्टर ए है, ये बी है, और ये सी वेक्टर है। हम बोल देते हैं इसका नाम हम कुछ कुछ रख देते हैं, ठीक है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होगा सर, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, सी वेक्टर होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर सी स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी होगा, होगा। तो वेक्टर ए स्क्वायर मतलब इसका मैग्नीट्यूड बोल देते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए है, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बी है, और यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू सी है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो 2ab, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, फिर से गलती करेंगे अभी ये लोग, कितना है, कितना है जी, पाई, ये एंगल सी है तो ये एंगल पाई माइनस सी होगा, वेक्टर के बीच का एंगल और लाइन के बीच के एंगल में अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल अंतर है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। ये कॉस ऑफ पाई माइनस सी दिस इज इक्वल टू वेक्टर सी स्क्वायर, तो यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा, कॉस ऑफ सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा, माइनस कॉस सी, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर भेजिए, तो कॉस सी का वैल्यू आ गया ना जी, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये कोसाइन लॉ प्रूव हो गया। तो ये है कमाल है डॉट प्रोडक्ट का, बहुत यूजफुल चीज़ है ये। तो छोटा मोटा चीज़ सब हमें दिखाए, हम बहुत चीज़ें हैं, खैर हम इसका अंत नहीं है, बताने लग जाएंगे, बहुत कुछ है। क्लियर हुआ, चीज़ें समझ में आई कुछ कुछ। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं अगले टर्न पे। कल हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वेक्टर प्रोडक्ट और उसका एप्लीकेशन, ठीक है। बाकी आप लोग रिवीजन करिए, अगले संडे को हो सकता है हम एक ओपन टेस्ट ऑर्गेनाइज करें, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, अगले संडे को ओपन टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो जो टॉपिक सब हुआ है सब रिवाइज करिए मजबूती से, नहीं तो इधर पढ़ रहे हैं उधर भूल रहे हैं, कुछ फ़ायदा ही नहीं है चीज़। जबकि मैं कई बार चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ ज़बरदस्ती का, जानबूझ के, क्योंकि चीज़ें याद होती रहे, रिकॉल होती रहे। जब बार बार चीज़ें देखेंगे करेंगे तो एक चीज़ करने से सिर्फ एक ही चीज़ थोड़े आता है, बहुत सब कनेक्टेड है ना, मैथ्स इज ऑल कनेक्टेड, मैथ फिजिक्स इवन सब कनेक्टेड है, अगर चाहे तो साथ में भी पढ़ा जा सकता है चलिए, फिजिक्स का नाम सुन के लगन का हालत ख़राब हो गया हो नाम, हाँ क्या 2 टाइम में ले लेंगे, एक सुबह के शिफ्ट में, एक शाम के शिफ्ट में, 2, हाँ सेम पेपर ही रहेगा, ठीक है।